नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए समाचारों का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। केंद्रीय जेल बिलासपुर की दीवार फांदकर बंदी के फरार होने से मचा हड़कंप। देर रात फिर से हुआ गिरफ्तार। भीड़भाड़ और प्रतिबंधित क्षेत्र से हटाई जाएंगी शराब की दुकानें। देशी और विदेशी मदिरा की दुकानें होंगी अलग। जमीन विवाद में छोटे भाई ने ले ली बड़े भाई की जान। हत्या का आरोपी परिवार हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई। और प्रताड़ना से त्रस्त होकर मसीही समाज ने किया प्रदर्शन। कहा, बेवजह प्रताड़ित करने वालों पर शासन प्रशासन करे कार्रवाई। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर उस वक्त सवाल उठ गए जब जेल में बंद चोरी का एक आरोपी 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया। यह घटना रविवार को उस समय हुई जब 22 वर्षीय बंदी राजा गौड़ जेल अस्पताल वार्ड की छोटी दीवार पार कर मुख्य सुरक्षा दीवार पर चढ़ गया और छलांग लगाकर भाग निकला। जेल से फरार होने की घटना के दौरान ड्यूटी पर तैनात प्रहरी रोशन साहू की नजर आरोपी पर पड़ी, जिसने तुरंत सीटी बजाकर अन्य गार्ड्स को सतर्क किया, लेकिन तब तक आरोपी जेल परिसर से बाहर निकल चुका था। दावा किया जाता है कि जेल की दीवार में 11 केवी का करंट प्रवाहित होता है। इसके बावजूद राजा गौड़ सभी सुरक्षा बाधाओं को पार करता हुआ चकमा देकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार राजा गौड़ मस्तूरी थाना क्षेत्र के गतौरा गांव का निवासी है और उसे 3 मई को चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया। जेल प्रशासन ने पहले अपनी ओर से बंदी की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां केंद्रीय जेल से कल एक कैदी जेल की दीवार फांदकर भाग गया था। जेल प्रशासन के द्वारा सिविल लाइन थाना में आकर आवेदन दिया गया, जहां सिविल लाइन थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी जो फरार हुआ था उसे मस्तूरी के पास से पकड़ा गया है, उसे जेल दाखिल कराया जा रहा है। ये आरोपी चोरी के मामले में जेल में निलंबित था। फरार आरोपी जेल से भागकर अपने गांव बैमा पहुंचा, जहां उसकी हालत देखकर परिचित भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची 112 पुलिस टीम ने आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया और वापस सेंट्रल जेल भेज दिया। इस गिरफ्तारी के बाद जेल प्रबंधन ने राहत की सांस ली। फिलहाल जेल प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में अपराध दर्ज कराया गया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। यह मामला जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब दावा किया जाता है कि जेल की दीवारों पर उच्च वोल्टेज करंट बहता है और कड़ी निगरानी रखी जाती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के हेवेंस पार्क बार में देर रात पुलिस ने दबिश दी, जहां निर्धारित समय के बाद भी बार का संचालन जारी था। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने डीजे बंद कराकर बार को तत्काल बंद कराया। मैनेजर को सख्त फटकार लगाते हुए पुलिस ने आबकारी विभाग को लाइसेंस निरस्त करने के लिए पत्र भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया है। आए दिन समय सीमा का उल्लंघन करते हुए इस बार को देखा जा सकता है। लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद बार प्रबंधन नियमों की अनदेखी करता आ रहा है, जिससे प्रशासन की सख्ती अब जरूरी हो गई है। बिलासपुर पुलिस के द्वारा विगत 2 दिनों में शनिवार और रविवार की रात्रि में देर रात तक जो बार और ढाबा खुले रहते हैं उस पर कार्रवाई की गई है। ऐसे बार जो रात्रि में निर्धारित समय से अधिक तक खुले हुए थे, उन पर जाकर उनको समझाइश दी गई है और इसमें आगे आबकारी विभाग को भी सूचित किया जाएगा। पुलिस द्वारा लगातार देर रात्रि तक घूमने वाले संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग की गई है और ऐसे लोगों को पर विधि अनुसार कार्रवाई की गई है। तारबहार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्र से झपटमारी की घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज कुछ घंटों में ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विद्यानगर के रहने वाले छात्र ओम केशरवानी अपने मोटरसाइकिल से कोचिंग जा रहा था, तभी अंबा पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने समय एक्टिवा में सवार 2 युवक आए और उससे 400 रुपये नगद व गले की चांदी की चैन छीनकर रेलवे स्टेशन की ओर भाग निकले।
घटना के बाद पुलिस ने पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में काव्या हुमने उर्फ चिंकू और दूसरा मिर्जा राशिक बेग शामिल हैं। दोनों के पास से नकदी, चाकू, वारदात में इस्तेमाल की गई एक्टिवा और घटना के वक्त पहने गए कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। बिलासपुर शहर के पुराने बस स्टैंड रोड स्थित होटल मिड टाउन में रविवार की शाम उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ बाउंसरों ने होटल में घुसकर वहां रह रहे गेस्ट को बाहर निकालने की कोशिश की और कमरों में ताला लगाने लगे। मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने बाउंसरों को खदेड़ दिया और पीड़ित की शिकायत दर्ज की। होटल मिड टाउन के मालिक रामायण शर्मा हैं, जिन्होंने फरवरी 2024 में फजलवाड़ा निवासी अनुराग को होटल किराए पर दिया था। एग्रीमेंट के तहत हर साल 5% किराया बढ़ाया जाना था। अनुराग ने होटल को नए रूप देने के लिए लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए, जिससे होटल का व्यवसाय अच्छी तरह चलने लगा। लेकिन फरवरी 2025 में एग्रीमेंट समाप्त होते ही होटल मालिक ने डबल किराया मांगते हुए होटल खाली करने का दबाव भी बनाना शुरू कर दिया। मामला पहले थाने और फिर कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद होटल मालिक ने दबाव बनाना नहीं छोड़ा। रविवार शाम उसने होटल को जबरन खाली कराने के लिए बाउंसरों को भेज दिया। बाउंसरों ने होटल के कमरों में रह रहे गेस्ट को जबरदस्ती बाहर निकाला और ताला लगाने की कोशिश की। तभी अनुराग मौके पर पहुंचे और सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचते ही बाउंसर मौके से फरार हो गए। अनुराग ने पुलिस को बताया कि होटल मालिक रामायण शर्मा और उनका बेटा राजकमल लगातार गुंडों और बाउंसरों के जरिए उन्हें धमका रहे हैं। उन्हें होटल खाली करने और मालिक से समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि जब तक उन्हें होटल पर किए गए निवेश की राशि वापस नहीं दी जाती, वे होटल खाली नहीं करेंगे। अनुराग ने स्पष्ट कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, फिर भी जबरन कब्जा हटाने की कोशिश की जा रही है। शाम के 7 बजे मेरे को फ़ोन आया, मेरे होटल स्टाफ का, होटल मिड टाउन के स्टाफ का मेरे फ़ोन आया। फ़ोन में मेरे को जानकारी दिया कि 25-30 लोग होटल में घुस गए हैं और ताला लगा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं मारने की। तो मैं होटल पहुंचा हूं तो देखा हूं कि बहुत सारे लोग होटल के बाहर खड़े थे और 4-5 बाउंसर होटल का गेट में खड़े हो गए थे और अंदर घुसने नहीं दे रहे। यहाँ तक मेरे को भी अंदर नहीं घुसने दिया और ऊपर जाके सारे रूम में ताला लगा दिए। जब मैं विरोध किया हूँ तो बोला है कि तुम होटल क्यों नहीं खाली कर रहे हो और अंदर नहीं जान देंगे और ज़्यादा होशियारी करोगे तो मार देंगे। तो होटल क्यों नहीं खाली कर रहे? होटल ये है कि मैं 11 महीने का एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था कि हर 11 महीने में 5% बढ़ाएंगे और व्यक्तिगत रूप से बात भी हुआ था कि 5 से 10 साल जितना चलाना है वो चला सकते हो। वो मेरे मौसा ससुर लगते हैं, इस कारण बोले कि 5 से 10 साल तेरे को जब तक चलाना है। इस वजह के कारण मैं उसमें 30-35 लाख रुपए खर्चा भी किया और खर्चा करने के बाद ये 11 महीने के बाद बोलते हैं कि खाली कर दो, नहीं तो डबल किराया दो। डबल किराया का एग्रीमेंट कर लिए, मैं एग्रीमेंट बना के रखे थे ये, और उसके बाद एग्रीमेंट बनाने के बाद उसमें ये भी लिख के रखे थे कि 11 महीने के बाद आप होटल खाली कर दोगे और जितना भी सामान आपके द्वारा लगाया गया है होटल में वो वापस नहीं होगा। मैं बोला ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं होता है बाबूजी करके। फिर उसके बाद मैं बोला कि मैं कानूनी प्रक्रिया से उसको करूँगा, तो मैं कानूनी प्रक्रिया से कर रहा हूँ। उस समय भी वो मेरे साथ मारपीट किए, 17 मार्च के मारपीट किए, उनका लड़का मारपीट किया, कुछ गुंडे लोग थे वो लोग भी मेरे साथ हाथापाई किए थे। और तब से लेकर अभी तक किसी ना किसी का फ़ोन आता है, धमकी देता है और होटल में कोई आके घुस जाता है। वही वारदात आज शाम के भी हुई कि 30-35 लोग आ गए, होटल में घुस गए और ताला बंद कर दिए। फिर उसके बाद मैं सिविल लाइन थाने आया और थाना प्रभारी से घटना की जानकारी दी। ये किस बेस पे वहाँ होटल में ताला लगा था? अब उनका कोई बेस नहीं था। मैं जब उनसे पूछा तो बोलते हैं मैं रामायण शर्मा का आदमी हूँ और मेरे को बोले हैं वो होटल को बंद करने के लिए। तो रामायण शर्मा है कौन? रामायण शर्मा होटल के मालिक हैं जिनसे मैं रेंट पे लिया हूँ होटल। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस का कहना है कि होटल के कमरों में जबरदस्ती ताला लगाने की कोशिश करने वाले बाउंसरों को मौके से भगाया गया है। शिकायत दर्ज की गई है और मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक होटल है मिड टाउन होटल, जहाँ पर जो होटल ओनर है और उन्होंने जिस होटल को जिसको किराए पर दिया उनके बीच कुछ विवाद की सूचना थी। मौके पर पुलिस गई है, दोनों पक्षों के द्वारा थाने में शिकायत दी गई है। उसमें शिकायत के आधार पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इससे पहले भी विवाद की स्थिति सामने आई थी मिड टाउन होटल में, अपराध दर्ज सिविल लाइन थाने अपराध दर्ज किया गया था और उसमें अपराध के अनुसार ही उसमें विवेचना की गई थी, विधि अनुसार कार्रवाई की गई थी।
बताया गया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए भाजपा नेताओं के साथ बैठक भी की गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। इसके बाद से होटल मालिक लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के बाद से इलाके में विवाद की स्थिति बनी हुई है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर जिले में शराब दुकानों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जिला आबकारी विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत बिलासपुर में 10 नई शराब दुकानें और 4 प्रीमियम शॉप खोलने की तैयारी है। खास बात यह है कि ये दुकानें नई नहीं होंगी, बल्कि भीड़ भाड़ और प्रतिबंधित इलाकों से हटाकर दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित की जाएंगी। जिला आबकारी विभाग के सहायक उपायुक्त नवनीत तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर कंपोजिट दुकानों जहां देशी और विदेशी शराब एक साथ मिलती हैं को अलग अलग किया जाएगा। इसके तहत चाटीडी, सकरी, तखतपुर, मस्तूरी, मल्हार और सीपत से देशी शराब की दुकानों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में एक बार फिर से इलाज में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। कोरबा जिले के रजगाबाद निवासी वेदराम पटेल 31 मई को डायलिसिस के लिए भर्ती हुए थे। परिजनों के अनुसार इलाज के दौरान डॉक्टर ने नींद की दवा का ओवरडोज दे दिया, जिससे वेदराम की हालत अचानक बिगड़ गई और वह पैरालिसिस जैसे लक्षणों से ग्रसित हो गए। अपोलो अस्पताल में आए दिन गलत इलाज के मामले सामने आने लगे हैं। एक बार फिर एक मामला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है। परिजनों ने पहले अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे बिलासपुर के CMHO कार्यालय पहुंच गए और मामले में जांच की मांग की। डॉक्टर आए राउंड में, बोले पापा नींद नहीं आ पा रहा है, तो बोले छोटा सा कुछ दवाई दे देता हूँ नींद का। बोले ठीक है, तो उनके द्वारा दवाई दिया गया नींद का, और ऑलरेडी उनको पहले से एनेस्थीसिया लगाया गया था। फिर शाम में डॉक्टर के रेफरेंस में उनको फिर एक गोली दिया गया क्यूटियापिन करके, तो ओवरडोज हो गए। उसके बाद उनका तबीयत जो है लगातार गिरते गया। शनिवार से उनका तबीयत गिरना स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग डॉक्टर को फ़ोन किया आनन फानन में कि सर ऐसा बात है, पेशेंट जो है बहुत वीक हो चुके हैं, आप तत्काल आइए। डॉक्टर आए, डॉक्टर विनय कुमार नेफ्रोलॉजिस्ट जो है उनको उनके रेफरेंस में देख रहे हैं, वो आए। उसके बाद हम लोग को जनरल वार्ड से बाहर कर दिया गया। स्टाफ और डॉक्टर थे, उन लोग आपसी क्या डिस्कस हो रहे थे। उसके बाद फिर बोला गया कि संडे को कि सर ऐसा बात है कि ये तो रिकवरी नहीं हो रहे हैं। तो बोले कोई नहीं, फिर डायलिसिस होगा तो ठीक हो जाएंगे। बोले हम लोग को फिर सैटरडे को अपना ये जो कांड किए हैं इसको छिपाने का, साक्ष्य छिपाने के चक्कर में शनिवार को हमको डिस्चार्ज दिया जा रहा था। तो हम लोग फिर उनके द्वारा बोला गया कि शनिवार को डिस्चार्ज करते हैं, मंडे को फिर आ जाइएगा डायलिसिस के लिए। तो हमने बोला सर शनिवार को जाएंगे, संडे को एक दिन रहेंगे, पेशेंट ऐसे नाजुक है, फिर मंडे को आएंगे। हमारा रहना शक्ति में होता है भैया, फिलहाल अभी गृहग्राम है, तो वहाँ से आने में हमको दिक्कत होगा बोला गया। तो बोले ठीक है मंडे को कर देंगे। तो इनका शनिवार से जनरल वार्ड में थे, फिर तबीयत बिगड़ा हुआ है। फिर सर को बुलाए, देखे, सर बोले अपने तरफ से चेकअप किए, तो बोले इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैंने डायलिसिस कर दिया। लेकिन डायलिसिस के बाद ये बहुत बढ़िया थे। उस डेट का मेरे पास वीडियो है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब चीज़ है। इनका तबीयत शनिवार शाम से बिगड़ा है और ओवरडोज क्यूटिपिन जो नाम का जो टेबलेट दिया गया है उनके द्वारा ही इनका तबीयत जो है बहुत खराब। अभी इनकी स्थिति ऐसा है लकवा जैसे, हालांकि लकवा नहीं है। कल MRI हुआ है संडे को,
उसमें लकवा नहीं दिखाया गया है। घोर लापरवाही हुई है सर, घोर लापरवाही हुई। यहाँ मरीज के साथ डॉक्टर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस घटना के बाद अपोलो हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि यदि समय पर सही इलाज होता तो यह स्थिति नहीं आती। उन्होंने दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। नहीं, अभी तुरंत आपके सामने ही एक शिकायत प्राप्त हुई है कि उनके पिताजी भर्ती थे, डायलिसिस हुआ, मरीज चल के गया था। डायलिसिस जिसका होता है वो गंभीर बीमारी ही होती है, वो किडनी फेल्योर वाले मरीज को डायलिसिस की आवश्यकता होती है। अब उसमें क्यूटिया पिन जो दिए हैं वह मानसिक हेल्थ से संबंधित दवाई है, लेकिन उस दवाई को खाने से किसी को लकवा मार दे ऐसा संभावना नहीं रहती है। लकवा मारना हो सकता है एक संयोग हो, एक उनको होना रहा हो, या कि उससे नींद वगैरह जरूर आती है, सुस्ती आती है। शिकायत हुई है तो उसमें आवश्यक जांच होगी और यदि कुछ गलत होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पीड़ित मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है और परिवार न्याय की उम्मीद में सरकारी अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। मामला स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में है। जांच की मांग जोर पकड़ रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लिमतरा में शराबबंदी को लेकर पंचायत की बैठक बुलाना सरपंच को भारी पड़ गया। गांव में पूर्ण शराबबंदी को लेकर आयोजित बैठक से नाराज स्थानीय शराब कोचिए ने सरपंच को फोन कर जान से मारने की धमकी दे दी। सरपंच ने इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए गांव के ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द कार्रवाई का आश्वासन पीड़ितों को दिया है। हेलो, हाँ बोल, कहोगे? नल के समस्या खराब है। अब तो बतात हूँ तो अनाप शनाप लगत है। अनाप शनाप सुन न भैया, मैं का बोलने तोला तमो का पहली बार फोन करे से भी रात में अभी करे हाँ, अभी मोका टाइम मिली से अभी बता दिए ना। तय हमो का गाली बके है बीता तय क्या बोले हैं? हाँ पहली बात कर लौड़ा के और जा रिपोर्ट कर दे मोर नाम में। कौन लौड़ा कर ही देखा हूं। मैं जान ही तो काम कर रहा था तोर दाई के 14 तो पालिश नहीं लगा तोर लौड़े के बाल। ठीक है ठीक है ठीक है। हां हां तो मैं मोर सूचना बताना तोर तक। हाँ हाँ हाँ, तो दिन भर में अभी तो समय मिली से भैया फोन करे। अभी समय मिली से अभी बता था तो वही का हाँ भैया कल व्यवस्था करबो के आउ कुछ हुए तेन का लौड़े निराकरण करना चाहिए। अनाप शनाप को छेते दारू बंद करवा था चोर दारू पी के अनाप शनाप बात कर सकते। ठीक 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 तो का काट के कूटी कूटी। हाँ सुन हम सरपंच का बरोबर रखा रल चौधरी के लौड़ा आने ताने जन समझ में। अच्छा 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 हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो मैं तो आज तक भैया तय जिन हिसाब से बात करत हस ना, पहली बात तो शुरू बात करे एक दिन जिन सुना था इस स्पीकर में बात करे हम बोलन पहली। ठीक है ठीक है ठीक है। अब भी नहीं स्पीकर के बात करत हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ना, कल होकर समस्या का हल कर। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं। फिर लौटते हैं नई खबरों के साथ। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिलासपुर जिले के हिर्री थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते हुई एक हत्या के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 8 जून की सुबह की है, जब फेकूराम अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसी समय उसका छोटा भाई लेखराम, भाभी महेशिया, भतीजे मिलाप और ईश्वर के अलावा एक नाबालिग मिलकर लाठी, डंडा और सब्बल लेकर पहुंचे और जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना भयावह था कि नाबालिग द्वारा सब्बल से किए गए वार से फेकूराम को गंभीर चोटें आई और अत्यधिक खून बहने लगा। शोर सुनकर मृतक की बहू, बेटा और पत्नी बीच बचाव को दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी मारपीट कर वहां से फरार हो चुके थे। फेकूराम को तत्काल 108 एम्बुलेंस से बिल्हा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम बनाकर सभी आरोपियों लेखराम, महेशिया, मिलाप, ईश्वर और एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए गए लाठी, डंडा और सब्बल बरामद कर लिया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर के चाटीडीह क्षेत्र में शनिवार सुबह 5 बजे जिला प्रशासन द्वारा अचानक की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था के उनकी दुकानें तोड़ दी गई, जिससे उन्हें न केवल भारी आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि उनकी रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है। वर्ष 2007 में भी प्रशासन ने चाटीडीह की सब्जी मंडी हटाई थी, जिसके बाद थोक व्यापारियों को तिफरा में स्थान मिल गया, लेकिन चिल्लर व्यापारियों को आज तक कोई वैकल्पिक जगह नहीं दी गई। मजबूरी में वे तिरपाल के नीचे वर्षों से कारोबार करते चले आ रहे हैं। हम लोग क्या है, विगत 30 वर्षों से चाटीडीह में एक छोटा अपना व्यापार हम लोग करते आए हैं और उस दुकान के माध्यम से हम अपने बच्चों का पालन पोषण, उनका पढ़ाई लिखाई और रोजी रोजगार का हमारा जो साधन है वो 30 वर्षों से वहाँ चला आ रहा है। और शासन की जो योजना है कि रपटा चौक से लेकर के अपोलो तक के 80 फीट का रोड होना चाहिए, हम शासन की योजना में बिल्कुल हम सभी व्यापारी उनका समर्थन करते हैं कि 80 फीट का रोड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक आए दिन जाम होता है। लेकिन उन लोग नाप जो 80 फीट का किए हैं, उसके बाद में ना ही हम लोग को किसी प्रकार का सूचना दिया गया और ना ही किसी प्रकार से हम लोग को सूचित किया गया कि आप लोग को यहाँ बसाया जाएगा कि कहीं पर भी दुकान दिया जाएगा। किसी प्रकार का हम लोग को वहाँ पर आश्वासन नहीं दिया गया और अचानक सवेरे 5 बजे आ करके सभी दुकानों को तोड़ा गया, जिससे आज हम लोग जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर रोजी रोटी का जो है संकट छाया हुआ है। अब हमें ये चिंता हो गई है कि हमारी रोजी रोटी बंद हो, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, उनका शिक्षा की व्यवस्था कैसा करेंगे। हम प्रशासन से सिर्फ यही मांग करने आए हैं कि आप अपना कार्य कीजिए, लेकिन हम जो व्यापारी हैं उनको एक सुनिश्चित स्थान दे करके हमें व्यवस्थित करें। हमको 20 साल हो गया हमको रहते हैं वहाँ पर लगाते। जैसे रोड का हमको छेद नहीं करना है, ना हमको कुछ करना है, हम अपने दायरे ही में काम करेंगे। हमको दायरे ही में दुकान दीजिए जाए और ना हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और हमको इसलिए सेफ्टी हमको दुकान चाहिए। हम उनको 200 आदमी दुकान है का क्या करना चाहेंगे हम? हमारे पेट बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या करना चाहते हैं हम लोग? कितने लोग हैं जिनकी दुकान है? 230 आदमी है। 230 आदमी का दुकान है, सबके बाल बच्चे का पेट छोड़ दिया। हम लोग को दुकान चाहिए, स्थायी दुकान चाहिए हमको। हाँ, वहीं पर देना, वहीं पर हमको पीछे में दे रहा है, मतलब कोई जगह नहीं है वहाँ पर, ना पानी है ना बिजली है, कुछ नहीं है। पानी इतने गड्ढे में हमको जगह दे रहे, क्या करेंगे बताइए? भूख हड़ताल करेंगे, रोड में बैठेंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे, बच्चों को लेकर रोड में बैठेंगे। वैसे भी मरना है, वैसे भी मरेंगे हम लोग को वही दुकान चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे बेरोज, बताओ है ना। दुकान को तोड़ दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को ही चाहिए, कहीं व्यवस्था भी नहीं दिया ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे? व्यवस्था होता तो हम लोग चले जाएंगे वहाँ से। नहीं किया है दीदी, कहीं सूचित नहीं किया है, कहीं पर हम लोग बना कर भी नहीं दे रहा है तो हम लोग जाएंगे। और पीछे में 2 महीने के लिए दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? धूप में इतना हम लोग को वही मतलब दे दो, और जहाँ भी बना कर दे रहा है ना तो हम लोग चले जाएंगे, छावनी दे दीजिए। व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई रोकने, पुनर्वास की मांग और भविष्य में पूर्व सूचना दिए जाने की अपील की है। उन्होंने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की भी मांग की है। इस कार्रवाई को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में भी हलचल देखी जा रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश में स्कूलों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों ने
विरोध लगातार जारी रखा है। शिक्षकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग द्वारा जल्दबाजी में बनाई गई स्कूलों और अतिशेष शिक्षकों की सूची में कई विसंगतियां हैं। सरकार भले ही इस प्रक्रिया को शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूलों में सुधार के रूप में बता रही हो, लेकिन कर्मचारियों ने इसे अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बताया है। बिलासपुर में युक्तियुक्तकरण के खिलाफ शिक्षक संगठनों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षकों का आरोप है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया मनमाने ढंग से की जा रही है, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और अधिकारी पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। वे आरोप लगा रहे हैं कि अपनों को बचाने और जिसकी कोई पहुंच नहीं है, ऐसे शिक्षकों को दूर दूर भेजा जा रहा है। कुछ शिक्षकों का आरोप है कि जिस विद्यालय में पद खाली नहीं है, उनको उस विद्यालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जहां उनका पदस्थापना हो नहीं पा रहा है। कुछ शिक्षकों ने बताया कि उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अधिकारियों के द्वारा अपनाया गया है। एक शिक्षक ने बताया कि बिल्हा ब्लॉक में पदस्थ शिक्षक को पक्षपातपूर्ण तरीके से कोटा ब्लॉक भेज दिया गया। शिक्षकों की मांग है कि गलत तरीके से की गई युक्तियुक्तकरण की जांच हो। इस विषय में जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो कार्यालय में कोई भी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं मिले। युक्तियुक्तकरण शासन की प्रक्रिया है और वो चल रही है। जिले में भी युक्तियुक्तकरण हुआ है। जिले में जब युक्तियुक्तकरण किया गया है तो 2 चरणों में हुआ है, जिला स्तर पे हुआ है, संभाग स्तर पे हुआ है। दोनों स्तर पर भारी विसंगतियां दिखाई दे रही है और हमारे शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से पहले 1 दिन पहले लिस्ट जारी किया गया और उनको कुछ घंटों का मात्र जो है दावा आपत्ति का समय दिया गया। जब वो दावा आपत्ति करने यहाँ पर आए तो उनसे किसी भी तरह से दावा आपत्ति को लिया नहीं गया, उनको पावती नहीं दिया गया। अंततः शिक्षक थक हार के जाके कलेक्टर ऑफिस में दावा आपत्ति किए हैं और वहाँ जाके अपनी समस्या को बताए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके दावा आपत्ति पर कोई निराकरण नहीं हुआ और सीधे सीधे काउंसलिंग का प्रक्रिया कर दिया गया। काउंसलिंग के बाद जो है समस्याएं ये आ रही हैं कि बहुत सारे शिक्षक जिनका युक्तियुक्तकरण होना ही नहीं था, वो दायरे में ही नहीं आ रहे थे नियमों के, फिर भी उनका युक्तियुक्तकरण किया गया है। अभी जो प्रक्रिया जो देखने में आ रहा है उससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं किसी को बचाने के लिए या किसी को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का खेल खेला गया है, जिसमें हमारे निर्दोष शिक्षक परेशान हो रहे हैं और हम न्याय की गुहार लगाने ही आज यहाँ पर आए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी पीड़ित शिक्षक हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, उन शिक्षकों के साथ न्याय होनी चाहिए। उनके अभ्यावेदन पर विचार करना चाहिए और उन अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए उनका जो ट्रांसफर किया गया है युक्तियुक्तकरण के तहत, उसको तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। ब्लॉक वाइज मेरा नाम 11वें नंबर पर था। मैं अपने आसपास कहीं पर भी चूज कर सकती थी और जिला वार जो लिस्ट था उसमें 54 नंबर पे था। तो चूँकि मेरा निवास तिलहाटी है मोपका के पास, तो मैंने अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं पर का स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला पंधी, जो कि लिस्ट में वैसे ही लिखा है, मैंने वहाँ को चूज किया और मुझे वहाँ मिला, है ना। उसके बाद तुरंत मैं अपने पुरानी संस्था गई, वहाँ से मुझे कार्यमुक्त होना था, कार्यमुक्त हुई। उसके बाद मैं अपने बीओ कार्यालय गई, वहाँ पे मैंने अपने ज्वाइनिंग दिया और वहाँ से अपने जहाँ पर मेरा पदस्थापना हुआ शासकीय प्राथमिक शाला पंधी, वहाँ पर मैं गई 5 तारीख को। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वो स्कूल आत्मानंद के अंतर्गत आता है और वहाँ के जो प्राचार्य हैं, प्रभारी प्राचार्य जी संजय शर्मा जी, उन्होंने कहा कि अरे आपको तो यहाँ आना ही नहीं था, यहाँ पर तो आप लोग का पद ही नहीं है। और मेरे अलावा वहाँ एक प्रधान पाठिका नियुक्त हुई है अभी जस्ट मेरे साथ, और एक सहायक शिक्षिका थी। मतलब कि हम 3 मैडम वहाँ गए हैं और उनके नहीं, तीनों को हम लोग को 5 तारीख से हम लोग घूम रहे हैं, आज डीओ तो आज कलेक्टर। तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर आप लोग का पद नहीं है, आप लोग अपना कागज छोड़ दीजिए, मैं अपने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर आप लोग को फोन करके मैं बुलाऊंगा। हम लोग 5 अतिशेष हैं हमारे स्कूल में, लेकिन केवल मेरा और एक और है संस्कृत में यादव मैडम, उनका नाम है, बाकी 3 लोग को बचा दिया गया है। अब क्या चाह रहे हैं उनको भी? नहीं, मैं चाह रही हूँ कि मैं सबसे सीनियर हूँ तो मुझे न्याय मिले और मैं वहाँ रहूँ, या तो फिर वो यदि अतिशेष में तो वो लोग भी वहाँ से जाए। क्या वहाँ अधिकारियों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है? मेरी प्रिंसिपल के द्वारा किया जा रहा है भेदभाव। चाहता हूँ जो शासन ने युक्तियुक्तकरण किया है, जो भी अपने नियमानुसार किया है, लेकिन मेरे साथ तो बड़ा ही अन्याय हुआ है। ये देखिए मंत्रालय का आदेश है, इसमें जो एक शिक्षक है शैलेश कुमार यादव, उनका ट्रांसफ़र हुआ है बिल्हा और उसको कोटा बीओ द्वारा ज्वाइन करा दिया गया था कोटा विकासखंड में, जिसके संबंध में मेरे यहाँ प्रिंसिपल जो है उनको अभी नोटिस भी दिए थे। आज तक उन्हें अपने आदेश का मूल प्रति नहीं दिया है करके, क्योंकि उनके आदेश में बिल्हा ही है और उनको कोटा में ज्वाइनिंग कैसे दिया गया। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, बिना
शैलेश कुमार यादव, है ना। और उसके बाद ये मेरे यहाँ प्रिंसिपल द्वारा ये दिया भी गया है पूरा, जिसकी आज तक उनको उनका आदेश अप्राप्त है। जो क्या चाह रहे हैं आप उसमें, क्या होना चाहिए? उसमें ये होना चाहिए कि जो उसका जब विला हुआ है तो उसको विला में ही होना चाहिए। उसके कारण जो है मेरा अतिशय में आ रहा है। युक्तियुक्तकरण का जो आदेश शासन ने निकाला है उसमें सीनियरिटी लेवल पे किया गया है, और जो विकासखंड बिल्हा के द्वारा जो सूची निकाली गई थी उसमें हमारा सरल क्रमांक 10 था और वरिष्ठता क्रमांक 331 था। 331 के आधार पे इनने जिला स्तर पे जो काउंसलिंग की है उसमें इनने पालन ना करते हुए हमें 451 नंबर पे सबसे आखिरी में रख दिया गया काउंसलिंग, क्योंकि पूरे जिले स्तर पे की गई है, ना कि ब्लॉक स्तर पर। यदि ब्लॉक स्तर पे की जाती तो हमारा क्रमांक 10 था जिला स्तर पे, और सरल क्रमांक जो था 10 था और वरिष्ठता क्रमांक 331 था। क्योंकि हमारा पहले हम मूल रूप से 2007 में हमने तखतपुर से बिलासपुर स्थानांतरण 2022 में करवाया था, और इनने 2022 के स्थानांतरण के आधार पे हमें वरिष्ठता में लिया, जो कि पूर्णतः गलत है। इधर सर्व शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रदर्शन जारी है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने शिक्षक जुटे हुए हैं। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है। अतिशेष की लिस्ट में नाम नहीं होने के बावजूद उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। कर्मचारियों ने मांग की है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, दावा आपत्ति का अवसर दिया जाए और विसंगतियों की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नई खबरों के साथ हम आप हाजिर होंगे। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश भर में ईसाई समुदाय राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में एक राष्ट्रव्यापी रैली का आयोजन किया गया। बिलासपुर में भी रैली और प्रदर्शन अंबेडकर चौक में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समुदाय के लोग शामिल होकर बेवजह प्रताड़ित करने वाले तथाकथित हिंदू संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भारत में ईसाई समुदाय पर हमले, धर्मांतरण के झूठे आरोप और झूठे मुकदमों के आधार पर जेल भेजने जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे मामलों में RSS और संबंधित संगठनों की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कमजोरी के चलते इस तरह की घटनाओं में खूब बढ़ोतरी हुई है। लगातार हर रविवार या अन्य दिनों में चर्चों में जबरदस्ती घुसकर गुंडागर्दी करने वाले तथाकथित हिंदू नेताओं की हरकतों से ईसाई समाज खासा परेशान है। समाज के प्रमुखों के खिलाफ अपराध दर्ज करने और हो रहे हमलों घटनाओं को लेकर ईसाई समुदाय में गहरा आक्रोश है। यही कारण है कि वे अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित हैं। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि देश में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर निशाना बनाकर उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले आज जो है जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी महासंघ और भी तमाम जो उनके अनुसांगिक संगठन हैं उन सबके संयुक्त तत्वाधान में यह जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन है। जैसा कि देखा जा रहा है कि प्रदेश भर में आज जो है मसीही जो समाज है, क्रिश्चियन समाज है, उनके ऊपर धर्मांतरण के नाम पर जो है उनके चर्च पर हमला किया जाता है
वहाँ महिलाओं को, बच्चों को बुरी तरह से पीटा जाता है कि यहाँ पर धर्मांतरण किया जा रहा है। भारत के संविधान ने सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार दिया है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है, उपासना कर सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी आज़ादी है। ये कौन लोग हैं जो भारत के संविधान में जो अधिकार दिया गया है उसको कुचल रहे हैं? ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी भी चर्च पर बिना किसी कारण के, बिना किसी ठोस सबूत के धर्मांतरण के नाम पर हमला किया जा रहा है। यह निहायत गलत है। लोगों के द्वारा धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है। सबसे पहले मैं उन्हें बताना चाहता हूँ धर्मांतरण होता कैसे है। धर्मांतरण, जब किसी व्यक्ति को धर्मांतरण वह व्यक्ति करता है जब धर्मांतरण के लिए एक धर्म से वह दूसरे धर्म में विधिवत रूप से कलेक्टर की परमिशन के द्वारा अपने मूल धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है तो वह धर्मांतरण कहलाता है। हमारे संविधान के संविधान के अनुच्छेद 25 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया है 25 से 28 में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। वह किसी भी आस्था, किसी भी पूजा पाठ, किसी की भी उपासना कर सकता है और कोई व्यक्ति अगर ईश्वर को नहीं भी मानता है तो उनके लिए भी यह स्वतंत्रता है कि वह स्पष्ट रूप से जा सकते। हमारी ये मुख्य मांगे हैं कि जो एक्टिविस्ट है और जो ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं इसको मना किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको रोका जाए। और हमें जो इस देश का संविधान है जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है जो ये कहता है कि सबको स्वतंत्रता है अपने धर्म को मानने का, अपने पूजा पाठ को करने का, उसका आप निराकरण करें। क्यों ये लोग हमारे चर्च में, भाई अगर पुलिस आती तो हम समझते हैं कि पुलिस आ करके ये रोक कर रही है, लेकिन ये तो घुसते हैं, मारपीट करते हैं और तोड़ फोड़ करके लोगों को लेके जाते हैं। इनका कोई अधिकार नहीं है किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी में घुस करके तोड़ फोड़ करें। विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि यह एक साजिश है जिसके तहत देश की बहुलता और विविधता को खत्म किया जा रहा है। इस आंदोलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान इन अत्याचारों की ओर आकर्षित करना है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जिला शतरंज संघ के तत्वाधान में एक दिवसीय अंडर 15 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 8 जून को सुबह 9 बजे से विनोबा नगर में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 15 वर्षीय 4 बालक एवं 4 बालिका सहित कुल 8 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भिलाई के लिए किया जाएगा। बिलासपुर जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि उक्त स्पर्धा क्लासिकल फॉर्मेट में स्विस लीग पद्धति से खेली गई, जिसमें खिलाड़ियों को 30 मिनट तथा प्रत्येक चाल पर समय दिया गया। यहाँ के बच्चे उच्च स्तरीय ट्रेनिंग ले रहे हैं जिससे उनको आगामी राष्ट्रीय स्पर्धा में अच्छे प्रदर्शन का हौसला मिल सके। बच्चे भी बहुत मेहनत के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। श्री मोहंती ने बिलासपुर शतरंज संघ द्वारा शतरंज के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं आयोजन की सराहना की और शतरंज को आगे बढ़ाने, लोकप्रिय बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। हम चेस खिलाड़ियों का बहुत सौभाग्य है। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, एक अंतर्राष्ट्रीय फेडे का ऑफिस बेरर और एक इनकम टैक्स ऑफिसर, ये हमको बिलासपुर सौभाग्य से मिला है और आने वाले समय में हम इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा चेस का टूर्नामेंट कराएंगे। और ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, इनको मोबाइल से हटना, राष्ट्र हित में जोड़ना, अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए शतरंज एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है और है। इसलिए हम चाहेंगे कि सर के नेतृत्व में, महंती सर के नेतृत्व में चेस का बहुत डेवलपमेंट। ये सिलेक्शन टूर्नामेंट था और सर को इंट्रोड्यूस करना था। छोटे से 15 साल के उम्र तक के लड़कों का था। आपने देखा कितने छोटे छोटे इनके पेरेंट्स बैठे हैं, सारे लोग। एक बहुत ही अच्छा वातावरण है शतरंज का और आगे और और एक बार फिर बिलासपुर जिले के ग्राम बांधा में पीएम आवास योजना को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस योजना के तहत स्वीकृत राशि किसी के नाम और राशि का भुगतान किसी और ने प्राप्त किया है। ऐसे ही एक नहीं बल्कि 11 लोगों के साथ हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कोई चूक नहीं हो सकती, बल्कि यह कर्मचारी और अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा है। तखतपुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम बांधा में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि अफरा तफरी करने का मामला सामने आया है। राशि की स्वीकृति किसी के नाम पर और जारी किसी दूसरे के नाम पर। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस फर्जीवाड़े में स्थानीय कर्मचारियों और जनपद स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत है। ग्रामीणों ने मांग की है कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें योजना का पैसा मिले। इस विषय में सीईओ जिला पंचायत ने जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात
कही है। जो हमारे ग्राम पंचायत बांधा में जो आवास के स्वीकृत हो है वो जेखन नाम में स्वीकृत हो है वो अलग अलग नाम में चल दिए गए हैं। और यहाँ जो है पंच से लेकर सरपंच जिला पंच से लेकर सरपंच और आवास मित्र इनमें सब मिली भगत, यहाँ तक के सचिव भी, यहाँ तक के तखतपुर क्षेत्र के जो अधिकारी है वो भी मिली भगत में है। क्या चाहते कहाँ होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। और अभी रिकॉर्ड में 11 जन के निकले गए हुए हैं और सब के पैसा अलग अलग फर्जीवाड़ा में गबन हो गए हैं। तो एक किस्त आए कतेक मिले इसको पैसा? 40 तो बना दे भेज हाँ बना दे हम वो लेंटर भर बचे हवा। अच्छा तो फिर दूसरा किस्त पर का करते? तो ओकरे बर आए समस्या ले तो एक बार तू सचिव का बोलत? तब बोलत कहे हम तो तोर पैसा बाहर भग गई हवा, ऐसे कहे नहीं तो लंबा लोकेशन बतावत है तो पैसा बाहर भाग गए इससे कहे। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से अधिक मामले हैं जिसमें पात्र हितग्राहियों के नाम पर आवास जारी हुआ था, लेकिन सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी दूसरे के अकाउंट में राशि जारी कर दी गई। कुछ मामले तो ऐसे भी हैं कि वहां पात्र हितग्राही का नाम विलोपित कर किसी और के नाम पर आवास स्वीकृत कर दिया गया। इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वाले सक्रिय गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद सहित पूरी ग्रैंड न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।